पंजाब हमारा देश का हिस्सा है, पंजाब हमारा ही राज्य है। पंजाब में रहने वाले लोग भी हमारे आपकी तरह इंडियन ही हैं। प्रधानमंत्री जी पंजाब में अपना कार्यक्रम करने के लिए गए। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कहीं पे होता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी एसपीजी की होती है। और एसपीजी का हेड कौन है? जय शाह का पिताजी अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह। तो ये सवाल तो प्रधानमंत्री जी को अपने जिगरी दोस्त से पूछना चाहिए कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम हमारा जो है प्रोग्राम क्यों नहीं होने देना चाहते हो? तुम होम मिनिस्टर रहते रहते प्रधानमंत्री हो जाना चाहते हो क्या? ये सवाल उनसे पूछने की बजाय पंजाब के चीफ मिनिस्टर से पूछा जा रहा है। चलिए मान लेते हैं कि कुछ सिक्योरिटी लैप्स हुआ होगा 1 मिनट के लिए, तो इसकी जांच होनी चाहिए ना। मैं यहां आ रहा था, ठीक है, मुझे पता चल गया कि कुर्सियां खाली हैं, भर जाने देते हैं, फिर प्रोग्राम में जाएंगे। तो मैं रास्ते से लौट जाता और जो जुआरी ब्रिज है, जुआरी ब्रिज पे 15 मिनट के लिए मैं जाम में फंस जाता। तो फिर मैं एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी इंचार्ज को कहता कि सावंत जी को थैंक यू बोल देना कि मैं जिंदा वापस दिल्ली जा रहा हूं। इज इट प्राइम मिनिस्टर बिहेवियर? लोग क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं। हमको पता है प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं। ये प्रधानमंत्री जी को बताइए कि वो किसी पार्टी के नहीं हैं, तो किसी पार्टी का इलेक्शन कैंपेन करने के लिए क्यों जाते हैं? यह सवाल सिर्फ हमसे नहीं पूछा जाएगा, यह सवाल तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए ना। पूरा का पूरा ये नौटंकी है क्या? पूरा का पूरा नौटंकी ये है कि इनको पहले से पता है कि पंजाब के गांव-गांव में बीजेपी के लोकल लीडर को गांव नहीं घुसने दिया जाता है। जब लोकल लीडर को गांव नहीं घुसने दिया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर को जाने दिया जाएगा? ये बात इनको पता थी, फिर भी ये पंजाब में कार्यक्रम बनाए। इनको भरोसा था कि मीनाक्षी लेखी गई है वहां पे, तो ट्रक भेज करके जनता जुटा लेंगे। जनता नहीं आई। जनता गुलाम है क्या? कहते हैं कि एक बार डिओड्रेंट बोतल से निकल जाता है ना, तो वापस बोतल में नहीं जाता है। इस देश के लोगों ने 70 साल से ज्यादा हो गया है, डेमोक्रेसी का स्वाद चख लिया है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी टेलीविजन आप खरीद लीजिए, एक बार जब जनता डेमोक्रेसी का मजा उठा लिए, डेमोक्रेसी का आदत छोड़ने वाली नहीं है। मजाक चल रहा है कि आप टेम्पो भेजेंगे, 500-500 रुपया देंगे और जनता भर करके आप रैली में भीड़ जुटा लेंगे। ये उत्तर प्रदेश में संभव हो रहा है, ये पंजाब में इसलिए संभव नहीं हो रहा है कि पंजाब के लोग विरोध कर रहे हैं और ये बात इनको पता था। जब इनको पता चल गया कि रैली में भीड़ नहीं आई है, तो इन्होंने आपदा में अवसर ढूंढ लिया। आपदा में अवसर क्या होता है कि मौसम का बहाना और सिक्योरिटी लैप्स और सारी की सारी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी पे थोप देंगे। आप मुझे बताइए कि जो खुद देश के प्रधानमंत्री हो, वही अगर देश में ही सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हो, तो इसके लिए प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए? और क्या कह रहे हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। धन्य हो कि ये इंसिडेंट हुआ और हम लोगों को पता चला कि राष्ट्रपति जी भी हैं। राष्ट्रपति जी तो नजर ही नहीं आते हैं।
महामहिम है वो, देश के सर्वोच्च पद पे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित जब कोई चीज हो तो राष्ट्रपति जी का बयान आए। मैं मुद्दे पे लौट रहा हूं। मैंने अपनी पढ़ाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में की है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर देश के राष्ट्रपति होते हैं। और आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हालत क्या है? पूरे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज्यादा पोस्ट वैकेंट हैं, 10,000 से ज्यादा। और उस 10,000 में 4,000 से जो ज्यादा पोस्ट हैं वो SC, ST, OBC के हैं। जो रिजर्व कैटेगरी का पोस्ट होता है उसको नोट फॉर सुटेबल करके रिजेक्ट कर दिया जाता है। वैकेंसियां भरी नहीं जा रही है। लगातार जो हमारा एजुकेशन का बजट है उसको कम किया जा रहा है। जब आप एजुकेशन का बजट कम करेंगे इसका असर किसके ऊपर दिखाई देगा? इसका असर आपके कैंपसों पे दिखेगा। आपके हॉस्टल की जो लिविंग क्वालिटी है वो नीचे जाएगी। जब आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बजट नहीं देंगे, टीचर को टाइम पे पेमेंट नहीं मिलेगा। आप मुझे खुद सोच करके बताइए, जिस टीचर को आप 5,000 रुपया दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, उससे चाहते हैं कि आपके बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन दे दे। वो जब हिस्ट्री पढ़ा रहा होगा ना तो उसके दिमाग में आ रहा होगा कि पानी का बिल कैसे भरेंगे। जब वो ज्योग्राफी पढ़ा रहा होगा तब उसके दिमाग में आ रहा होगा कि मेडिकल का बिल कैसे भरेंगे। जब आप इस देश में टीचर का रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में टीचरों को इतना कम पेमेंट दिया जाता है कि 4-5 मोबाइल अगर जियो का रिचार्ज करा लें तो पूरी की पूरी सैलरी खत्म हो जाएगी। उससे आप चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए। और बिना टीचर के, बिना गुरु के ये देश को विश्व गुरु बना देना चाहते हैं। एजुकेशन का बजट लगातार कम किया जा रहा है। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे तो ये नारा लगाते थे, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। बजट जो है टोटल हमारे देश का, उसका 10th पार्ट जो है वो एजुकेशन पे खर्च किया जाना चाहिए। जीडीपी जो है हमारी टोटल, एटलीस्ट उसका 6% जो है वो एजुकेशन पे खर्च किया जाना चाहिए। क्यों खर्च किया जाना चाहिए? क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और डिफेंस ये ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। इससे स्टेट की लेजिटिमेसी रहती है। मैं जब आ रहा था रास्ते में तो मैंने देखा कि साउथ गोवा का जो हॉस्पिटल है, और मुझे अभी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहब बता रहे थे कि ये उनके टेन्योर में बनाया गया है। तो हम वो लोग हैं जो सिर्फ भाषण नहीं देते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भाषण नहीं देते थे। भाषण देना एक बात होता है, देश चलाना दूसरी बात होता है। हमारे हाथ में माइक दे दीजिए और हमको जेसीबी के बगल में खड़ा कर दीजिए तो भाषण तो दे सकते हैं, लेकिन जेसीबी चलाने लगेंगे जरूरी नहीं है। भाषण में तो बोल दिए प्रधानमंत्री जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, रियलिटी में खुद खा रहे हैं और अपने दोस्तों को खिला रहे हैं। एक पब्लिक सेक्टर की जो चीजें हैं उसको बेचा जा रहा है। आज जब हम मैनिफेस्टो बनाने की बात कर रहे हैं, और हमसे पहले जो NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि गोवा के लिए क्या क्या जरूरी है। पहली बात, शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होती है। और ये क्यों होती है ये मैं लॉजिक के साथ आपको बताता हूं। आपको पता है, आपका जो जान है, नहीं वो वाला जान, आई लव यू वाला जान नहीं, आपका जान, आपका जो जान है वो लाइफ भी आपका नहीं है, वो स्टेट का है।
कैसे स्टेट का है कि अगर आप सुसाइड करने की भी कोशिश करेंगे ना तो आपके ऊपर अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस लड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेरी जान है और मैं इसको समाप्त कर लूंगा, क्योंकि आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, आपका जो लाइफ है, ये स्टेट की प्रॉपर्टी है। अगर मैं कहूं कि ये शर्ट मेरी प्रॉपर्टी है तो इसको साफ करना, इसको प्रेस करना और इसको अच्छे से फोल्ड करके अलमीरा में रखना, ये मेरी जिम्मेवारी होगी कि पड़ोसी की जिम्मेवारी होगी? अगर इस देश का सिटीजन स्टेट की प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को बचाना, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं राइट टू लाइफ, और राइट टू लाइफ में राइट टू एजुकेशन को शामिल किया गया है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तब राइट टू लाइफ में राइट टू एजुकेशन को शामिल किया गया। और राइट टू एजुकेशन में हमने क्या कहा कि इस देश के हर नागरिक को फ्री एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेवारी है। जो लोग नहीं लेना चाहते हैं, अपने पैसे से अपने बच्चे को लंदन में पढ़ाना चाहते हैं, वो पढ़ाएं, लेकिन जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनको भी पढ़ाने की जिम्मेवारी स्टेट की है। और इसीलिए जब हम मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं तो हमने लिखा है कि ग्रेजुएशन तक SC, ST, OBC हर स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन देना ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जब हम ये कह रहे हैं कि फ्री एजुकेशन देना, तो फ्री एजुकेशन का मतलब सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है कि बच्चा अगर पढ़ने के लिए जाएगा तो उसके खाने का इंतजाम कैसे होगा। बच्चा अगर पढ़ने के लिए जाएगा तो वो जाएगा कैसे, तो फ्री बस की सर्विसेज होनी चाहिए। और जो लोग अपने व्हीकल से जा सकते हैं उनको कम से कम 7 लीटर पेट्रोल जो है देना चाहिए। पेट्रोल की जब याद आती है तो पूछिए ही मत, हर जगह जो है भाजपा का बैनर लगा हुआ है, डबल इंजन का सरकार। आप लोग गोवा में स्कूटी चलाते हैं, एक इंजन है स्कूटी में तो कितना लीटर पेट्रोल खा रहा है? 50 लीटर, 50 किलोमीटर में 1 लीटर खाता होगा। टाइम पे अगर आप मोबिल चेंज कराते होंगे तब भी सोचिए, अगर 2 इंजन लगा दिए तो कितना पेट्रोल खाएगा। ये 2 इंजन वाली सरकार जो है दरअसल पेट्रोल खा रही है, पेट्रोल पी रही है, माइलेज नहीं दे रही है। ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। ये गड़बड़ इसलिए है कि आप